measurement of enthalpy changes. मीन yesterday हमने एक डिस्कस किया कि there are varieties of enthalpy changes and these varieties of enthalpy changes are like एक दो मैंने कहा था कि कुछ डिस्कशन होने वाली हैं. आज हम मेजर करना सीखेंगे, मेजरिंग इन द लैब, एंड देन विल मे डिस्कस के कौन सी मेजरमेंट्स पॉसिबल नहीं. सो वैरायटीज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस में कभी आपको डेल्टा एच स्टैंडर्ड एन का साइन नजर आए तो इट मीन दिस इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली लैब में भी कैसे कर सकते हैं. एंथैल्पी चेंजेस, variety of enthalpy changes, enthalpy of neutralization. So it is the enthalpy change is the delta H enthalpy change when 1 mole of water is formed. It is the enthalpy change when 1 mole of water is formed by reaction of acid and alkali. It is the enthalpy change when 1 mole of water is formed by the reaction of acid and alkali under standard conditions. एएस प्रैक्टिकल समटाइम आपको ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी में भी आ जाता है कैलोरीमेट्री करना, जहां आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं. अगर क्वाइट कॉमन है प्रैक्टिकल. इस बार भी शायद 3-4 में या 3-3 में किसी एक में ये आया, फाइंडिंग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कीन लाइक HCl aqueous, NaOH aqueous. और जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl and water. This is typical neutralization reaction. और typical neutralization reaction of a strong acid and strong alkali, standard value जो आती है, that is around -57 kilojoules per mole. That is the standard value. But हम लैब में जब करते हैं तो there are certain heat losses, may not be that, but हमें काफी करीब पहुंचना पड़ता है इसके. तो आप देखिए 1 mole of water, अगर इसी की जगह HCl की जगह में H2SO4 कर लूं तो इट मीन 2 moles ऑफ वाटर बनेंगे बैलेंस इक्वेशन में, और जो आपको एंथैल्पी चेंज होगी 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज precisely delta H of neutralization is when 1 mole of water is formed by the reaction of any acid and alkali. Our values vary कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि डिफरेंट कंडीशंस क्या है, एसिड और एल्कली की स्ट्रेंथ क्या है. फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, weak acid and weak alkali, it may vary, okay, on circumstances. So that is enthalpy of neutralization. Sometime you may have a sign like this, delta H. Then we call it as enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization, okay. Precise definition उसकी equations, हमने हमें equations दी होती है, हमें लेबल करना होता है, बट many a time कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? नाम से ही पता चल जाता है. Definition mean putting the right words. Atomization mean it is the enthalpy change when 1
when 1 mole of atoms is formed, this enthalpy change when 1 mole of atom is formed from its element under standard डेफिनेशन क्या कह रही है 1 मोल ऑफ एटम इज फॉर्म आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की भी इक्वेशन लिखने को या अंडरस्टैंड करने को या रीड करने को आ सकती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन H2 changes to H delta H atomization 1/2 H2 से ब्रैकेट में इज इक्वल टू डैश किलो जॉल्स पर मोल वैल्यू हम देखेंगे अब ऊपर वाली इक्वेशन जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज 1 मोल ऑफ एटम तो बन रहा है डेफिनेशन कह रही है लेकिन यहाँ पे 2 एटम्स मोल इट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल तो हम इसे 1/2 करेंगे किसी भी डायटोमिक को आपको किसी की भी कहेगी जैसे ब्रोमीन की मैंने एमसीक्यू में अक्सर देखी बिकॉज बच्चे इसको गैस समझते हैं एग्जामिनर उन चीजों को कॉमन परसेप्शंस को मिस्टेक्स को मिथ्स को एक्सप्लॉइट करता है ज़ाहिर पेपर में उन्होंने इस तरह की चीजें तो Br2 standard state is liquid which is gas liquid and then it changes to Br atomic state is always gases and हमें 1/2 because 1 mole of atoms इसलिए कि जहां पे हमें कैलकुलेशन में 3 moles of atoms होंगे तो हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज डेल्टा H atomization 1/2 Br2L is equal to जो भी आगे वैल्यू आएगी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी पॉजिटिव वैल्यू होती है बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ओके हाँ केमिकल रिएक्शन में जब हम बॉन्ड एनर्जीज निकालते हैं तो आपने उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना बिकॉज अगर ये यहाँ पे लिखा हो Br2 और इधर 2Br लिखे हो तो दैट इज बेसिकली यू हैव प्रोड्यूस 2 moles ऑफ एटम्स तो इट मीन आपने बॉन्ड तोड़ा है तो बॉन्ड तोड़ा के जो बॉन्ड एनर्जी है जो बॉन्ड एनर्जी होगी 2 पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर बॉन्ड एनर्जी दी है ओके सो एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन सर्टेन एंथैल्पी चेंजेस हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली अब वो A2 में ले गया है क्योंकि आप पुराने पेपर्स करेंगे तो उसमें प्रैक्टिस होती है आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ सॉरी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो A2 में ले गया तो उसमें हो सकता है उसकी डेफिनेशन बट दैट इज बीइंग ड्रैग टू A2 ओके एक और चीज भी पहले इसमें थी कि किसी जगह पे ऐसे हो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड और सॉलिड है और प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स तो आप इस स्टेट को सॉल्ट की इस स्टेट को जहां पे वो ड्राइड है और पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं या नहीं लिखे प्लस करके लिखे हुए आपने इस स्टेट को देखना होता है दैट इज एनहाइड्रस और अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालें सोल्यूशन बनाएं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं फिर उसको हीट करें और फिर उसके बाद वाटर एवापोरेट होने दें जब आधा पानी रह जाए छोड़ दें कूल करें लेट इट टू क्रिस्टलाइज स्लो एवापोरेशन प्रोड्यूस बिग साइज क्रिस्टल्स तो जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो आप देखेंगे इट हैज चेंज टू हाइड्रेटेड तो जो इसके साथ H2O लगे होते हैं वो 10 वाटर मॉलिक्यूल फिर अब लग जाते हैं पहले प्लस थे अब लग गए तो इट मीन आपने एनहाइड्रस से हाइड्रस कर लिया तो इसके दौरान जो चेंज आती है एनहाइड्रस से हाइड्रस करने में आपने टाइम लिया काफी उसमें कैसे टाइम लगता है काफी इसमें क्यों आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते टाइम लेते हैं आप सोडियम कार्बोनेट या कोई भी सॉल्ट लेते हैं पानी में डालते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं let it to settle down may filter then you shift to the evaporating dish you heat let half the water to evaporate and then let it to cool slow cooling produce big crystals they are hydrated crystals तो इसीलिए इसके दौरान जो काफी टाइम लगता है जो एंथैल्पी चेंज आए डेल्टा H स्टैंडर्ड दैट कैन बी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो किसी एमसीक्यू में ऐसी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज पुराने पेपर्स भी यूज करते हैं और कोई पुराने नहीं एएस में एवरेज काफी ट्रिकी सा है आज रिजल्ट आउट हुआ है कॉपर सल्फेट ऐसे लिखा हो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स तो इट मीन दिस इज
हाइड्रेटेड, इट मीन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लग चुकी है इसमें, हाइड्रेटेड। लेकिन अगर बीच में प्लस डाल दें तो ये एनहाइड्रस होगा, और उस केस में ये वाला वाइट होता है, वाइट ऐसे लग जाए। .5 वाटर मॉलिक्यूल मीन वीकली बॉन्डेड, और इस पानी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दैट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू कलर का होता है। तो प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। यस। ओके, तो ऐसा हो सकता है। फिर सम टाइम जो है ना, इस तरह की चीजें होती हैं कि लाइक डेल्टा एच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिखा नजर आया, तो नाम से जाहिर है इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड ionic compound is added into plenty of water to produce a dilute solution। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। तो मैं आपसे कहूँ कि NaOH की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल दें, A2 में करेंगे प्रिसाइजली इसको, आजकल हम कर रहे हैं लैटिस एनर्जी में। तो आप NaOH को सपोज 1 मोल NaOH जब पानी में डिजोल्व हो प्लेंटी ऑफ वाटर में, तो हीट या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब, या एंडो या एक्सो। तो व्हेन अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इज एडेड इनटू वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि सारा डिजोल्व हो जाए, तो जो आपकी एंथैल्पी चेंज आएगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। प्रिसाइजली वहां पे डेफिनेशन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किन पे डिपेंड करती है, क्या कुछ। ओके, और आप लोगों के कुछ पेपर्स में पुरानों में ये एस में भी दे देते हैं। अब हम एक चीज की तरफ आ रहे हैं, कैलोरीमीटर। मीन how to measure heat changes। कौन सी heat changes? डेल्टा H standard changes। how to measure heat changes, delta H standard changes in lab। using heat insulating apparatus, जिसको आप क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। इससे रिलेटेड एएस के प्रैक्टिकल्स भी होंगे कि हम लैब में किन चेंजेस को कर सकते हैं, किन एंथैल्पी चेंजेस को लैब में कर सकते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली आसानी से कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है उनकी डेल्टा एच, और जिनकी नहीं पॉसिबल होगी हम उनके लिए हैसला करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक एसेंस हैसला है, जो हम सीखेंगे कि हम अननोन की कैसे कर सकते हैं बगैर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज करें, जैसे मैंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा, तो कोई आपसे कहे कि डेल्टा एच स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन निकालें फॉर एसिड एंड एल्की, लाइक फॉर NaOH NHCl, क्या निकले? तो हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, ग्लास बीकर, क्वाइट एन इंसुलेटर, और ग्लास बीकर के अंदर जो है हम एक प्लास्टिक कप डाल देंगे, जैसे पॉलीस्टायरीन कप। मीन मैक्सिमम एफर्ट ये है कि हीट लॉस नो सराउंडिंग। एंड ये हमारे कैलोरीमीटर, लैब कैलोरीमीटर। अब आप क्या करेंगे कि आप पहले सपोज 50 cm³ 1 मोल पर dm³, कॉन्सेंट्रेशन आपकी चॉइस है, NaOH के डाल दें स्ट्रेट यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर, और फिर आप थर्मामीटर डालें एंड फाइंड आउट कि थर्मामीटर को स्टर कर करके थर्मामीटर की बल्ब को बाहर नहीं निकालना आपने, कीप इट इनसाइड एंड फाइंड आउट कि कब स्टडी टेम्परेचर आता है। सो आप इनिशियल टेम्परेचर नोट करना चाहते हैं, दैट इज
इनिशियल टेम्परेचर। नॉर्मली लैब का टेम्परेचर ही बन जाता है वो रूम टेम्परेचर, सपोज 25 डिग्री। और फिर आप जो आपके पास 50 cm³ 1 mol/dm³ जो है HCl पड़ा होता है सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला बीकर में, आप उसको उसके अंदर ऐड करते हैं और थर्मीटर बाहर नहीं निकालते। तो ऐड करने के बाद यू लेट द टेम्परेचर टू फॉल और राइज। न्यूट्रलाइजेशन एक्सो होती है तो फॉल नहीं करता, राइज करता है। तो फाइनल टेम्परेचर बड़ी केयर की जाती है जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। बच्चे मिस्टेक करते हैं, डोंट टेक द बल्ब आउट, लेट एवरी बिट ऑफ द हीट टू बी फेल्ट बाय द मर्करी इनसाइड और द अल्कोहल। बिकॉज ऑलरेडी आपसे पूछेगा ड्रॉबैक्स क्या है, तो आप कहेंगे नो डाउट सम हीट इज ईटन अप बाय द प्लास्टिक कप, नो मैटर इंसुलेटर है थोड़ी बहुत, सम गोज टू द एयर अराउंड एंड सम इवन टू द ग्लास बॉडी ऑफ द थर्मोमीटर। एंड कुछ उस तक जो पहुंचेगी मैक्सिमम मैक्सिमम तक पहुंचती है नो डाउट, बल्ब तक, हिट मर्करी तक राइज। जहां जाके आपको मैक्सिमम राइज हो गया और आप फील करेंगे रुक गया है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन इट। लैब में बच्चे बातें कर रहे होते हैं, अगर आप बड़ी केयरफुली नोट डाउन करते हैं उसको, तो दैट विल बी योर फाइनल टेम्परेचर लाइक 30 डिग्री सेल्सियस। एंड दैट्स एंड ऑफ द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। यू नीड टू सिट ऑन द टेबल बिकॉज आपने चेंज इन टेम्परेचर नोट कर लिया है, डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज व्हाट, 5 डिग्री सेल्सियस। जब आप टेबल पे आते हैं तो फिजिक्स में एक रिलेशनशिप या केमिस्ट्री में पहले यूज होता था, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। हम इसको जरा बेहतर कर चुके हैं, अब हम यूज करते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस MC डेल्टा टी, माइनस फॉर्मूले का। अब टेम्परेचर राइज किया है, तो टेम्परेचर जब राइज करे पॉजिटिव वैल्यू लगानी है, फॉल करे नेगेटिव वैल्यू लगानी है। तो माइनस M क्या होगा, 100। कहीं 100 कहाँ से आया? तो रिमेंबर जो कैलोरी मीटर में लिक्विड है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम होता है। तो 100 cm³ जनरली होता है, बट इट वेरीज अलॉट, प्रैक्टिकल में बहुत वेरी करता है। तो 100 cm³ जो आपका है 100 ग्राम, C is the specific heat capacity of water because largely heat change is taking place in the water. So पानी कितनी खाता है हम उसको भी नोट कर लेते हैं कि पानी ने इतनी खा ली है, हम उसे शो कर लेते हैं 4.18 because NaOH and HCl are aqueous solutions और चेंज इन टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर जो है प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। तो हीट रिलीज हुई है, तो आपको पता है हीट अगर रिलीज हो तो इट इज एक्सोथर्मिक। तो supposedly it may comes as 1200 joules। फाइन, क्योंकि 1200 जूल्स आ गया तो हमारी तो एंथैल्पी चेंजेस हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, किलो जूल्स पर मोल। तो 1000 से डिवाइड कर लें आप, तो you'll have suppose 1.2 किलो जूल्स। अब हम पर मोल करने के लिए क्या करेंगे कि मोल निकाल देंगे किसी लिमिटिंग रिएक्टेंट के। यहाँ 1:1 की रेशियो है, 1 मोल है, कोई लिमिटिंग नहीं है, तो किसी को भी ले लिया आपने। C/V/1000, कॉन्सेंट्रेशन 1 × 50/1000, तो सपोज 0.5 आ रही है शायद। तो आप कहेंगे 0.5 से 1.2 किलो जॉल्स आ रही है, तो 1 मोल से कितनी आएगी, दैट विल बी X। तो किलो जॉल्स पर मोल होगी। या आपने अगर 0.5 मोल्स निकाल दिए तो स्ट्रेट अवे यहाँ जाके उससे डिवाइड कर ले, मतलब joules over Kelvin and this whole stuff over moles, J/K/N। तो फाइनल आंसर आपका किसमें आ जाएगा, किलो जूल्स पर मोल। तो ये मोलर क्वेश्चंस जो हैं, मोल्स, अगर आप लोगों ने लापरवाही की और वो क्वेश्चंस नहीं किए तो जरूर करें सारे बुक वाले क्वेश्चंस, बिकॉज आगे जितने चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका खाना बाना लगा रहता है। सो हमें उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहता है, करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चंस करने हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी करने हैं। तो हमने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रैक्टिकली निकाला। नो डाउट आपसे पूछेगा ड्रॉबैक्स क्या है, तो मैंने पहले डिस्कस किया कि सम ऑफ द हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी एक्यूरेसी आ जाए।
एंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाया हुआ है, आइस पैक लगा रहा है, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड अगर पानी में नील करे तो डिसोसिएट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रोफाइल डायग्राम्स हैं एंडो एक्सो की। स्टैंडर्ड कंडीशन वैरायटी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, ये डेफिनेशन बड़ी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, मेरी डेफिनेशन बजाय इसके कि आप लोगों को कहूँ कि जिससे एक्सप्लेन कर दो और कहूँ कि बुक से देख लें, तो वो जहन में आपके नहीं रहती, इसलिए मैं लिखवाता हूँ। Look at measurement of enthalpy changes in the lab using this separators, जो आप करेंगे लैब में ला सकते। देखते हैं उन्होंने किसके लिए की हुई है। थोड़ी पुरानी सी बुक का ये वर्जन मुझे लगता है, इसलिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिखा हुआ है। हम जो लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा, तब माइनस का एडवांटेज है बिकॉज आपको एंड पे एक्सो एंडो ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। जैसे कि हम जब लिखते हैं ना डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी, तो अगर टेम्परेचर थर्मामीटर पे फॉल किया हो तो आप एंडो कहेंगे उसको, सॉरी, फॉल किया हो तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो आंसर खुद ही जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, तो खुद ही एंडोथर्मिक चेंज होगी, मीन ऑटोमेटिकली आपका एंडो आ जाएगा। क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज करें तो हमें सेंसिबली सोचना करना पड़ता है कि ओके टेम्परेचर फॉल किया यार, ये एंडोथर्मिक चेंज है, तो एंड पे डेल्टा एच के साथ हमने पॉजिटिव लगाना है। टेम्परेचर राइज करे तो हीट रिलीज हो रही है, थर्मामीटर गर्म हो रहा है, एक्सोथर्मिक चेंज। तो उस थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, enthalpy change of neutralization by the experiment। 21 से उनका 27 गया 6.5 जाउल्स। देन यूनिटरी मेथड 1000 से किया तो किलो जाउल्स, एंड देन आपने मोल से डिवाइड कर लिया तो किलो जॉल्स पर मोल। एंड पे जाके उन्होंने किया तो अराउंड 54 आ रही है, मैंने कहा ना 57 एक्यूरेट वैल्यू होती है। देन इट सेज फाइंड द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन मीन वी वांट टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल, पेट्रोल की, अल्कोहल की, और किसी और बड़े अल्केन की। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आप इसको जरा देखें। तो एक बीकर ले लिया, उसमें 100 सीएम क्यूब पानी ले लिया और इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लिया, और फिर इसके बाद नीचे अल्कोहल लिया और उसका मैस फाइंड कर लिया कि सपोज 5 ग्राम था। और फिर हम देखते हैं कि जस्ट जब 0.2 ग्राम जल जाए, 0.3 ग्राम, 4 ग्राम, तो टेम्परेचर चेंज कितनी आई। लेकिन हमारे पास 0.4 ग्राम भी आ गया तो हम उसको 1 मोल में चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा जलाएंगे, बिकॉज इतना ज्यादा हीट चेंज जो है हमारा थर्मीटर रीड नहीं कर सकता, आउट ऑफ स्केल हो जाती है साथ, नॉट दैट कैलिब्रेटेड। तो मैस ऑफ द पानी इज 100। ओके, और बर्नर का मैस और बाद में मैस निकाल के आपको फ्यूल का मैस जो आ जाएगा दैट इज 0.21 ग्राम। मैंने कहा थोड़ा सा, और टेम्परेचर 20 से 30 पे हो गया, जस्ट 0.21 ग्राम से, ये एक्यूरेट रिजल्ट दिए होते हैं उन्होंने। तो 10 ऊपर चला गया, फॉल नहीं हुआ, राइज हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू हुआ। तो एनफ है हमारे पास, इसलिए कि 0.21 ग्राम अगर पेट्रोल का है, हम एम आर से डिवाइड कर लेंगे, मोल्स आ जाएंगे। आई थिंक ये प्रोपानोल का है, तो आपने एम आर से डिवाइड कर लेना है, तो उसके मोल्स आ गए 60, उसका एम आर। तो जितने उसके मोल्स आ गए, हम कहेंगे 0.01 मोल से इतनी हीट चेंज आई, तो 1 मोल से कितनी आएगी, तो किलो जॉल्स पर मोल। अगर हम प्रोपानोल का 1 मोल चलाएं, 1300 किलो जॉल्स एनर्जी निकलती है। तो हमने थोड़ा सा जला के उसको एस्टिमेट कर लिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन P2 के अंदर पूरा थ्योरेटिकल पेपर इस पे आ जाता है। ठीक, आप देखेंगे, इसलिए उसने ये क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ 75 cm क्यूब ऑफ वाटर राइज फ्रॉम 23 to 54। तो इसका मतलब इस केस में m 75 होगा और राइज फ्रॉम 23 to 54, डेल्टा टी काफी ज्यादा है, तो बस दैट्स एनफ, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा थीटा। When 6 grams of sodium chloride is dissolved, 14 the temperature rise from 22 to calculate the energy absorbed by solution। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का इसलिए कि बुक का पुराना वर्जन है, अभी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा A1 में कैलकुलेट करने के। ओके, सिलेबस में उन्होंने इसको A2 में शिफ्ट कर दिया।
नो देयर आर वैरायटीज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऐसी होंगी क्लास जिनको हम लैब में नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है या टेक्निकली पॉसिबल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मीथेन बना दें तो आप कहेंगे एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाएं तो मीथेन बननी चाहिए, लेकिन कभी कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन बनी है? वो तो नेचुरली बाय प्रोसेसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बनती है या बेटर। तो इट मीन उसकी एंथैल्पी चेंज हमारे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम जो है एक इनडायरेक्ट रूट हेस्ला यूज करेंगे। ओके, इंशाल्लाह विल कैरी ऑन टुमारो। ओके, एनी क्वेश्चन हादिया जैन? सर सर मेरी लास्ट क्लास में से एक क्वेश्चन था सर, वो ये है कि सर जिस तरह एक्सो या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी हाई या लो क्यों होती है? जो एंडोथर्मिक होता है, इज इट? सर किसी में भी जिस तरह कभी प्रोडक्ट्स की एनर्जी हम हाई लिखते हैं और कभी कम लिखते हैं, तो वो क्यों होता है? देखें, पहली बात तो ये है जहन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हर रिएक्शन का पहला हिस्सा बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इज इट? यस सर। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद अगर बॉन्ड मेकिंग होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो अगर आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जी है, जो हम कहते हैं H0 से H1 तक जाती है सपोजिटली, वो अब्सॉर्ब एनर्जी है। और अब्सॉर्ब एनर्जी जो है वो अगर कम हुई है तो इसका मतलब है आपकी एक्टिवेशन कम है। लेकिन अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जैसे इस केस में शो हो रही है, और रिलीज एनर्जी कम है, तो आपकी डेल्टा एच जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते सर ये बात तो मुझे समझ हैं। आ अच्छा, गई थी, लेकिन हाँ नहीं मुझे क्वेश्चन। पता है। अब इस केस में आप देखें, शायद जहन में समझ सकूं, इस केस में आप देखें तो एनर्जी वाई एक्सिस पे है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इज इट? जी सर जी। और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है। तो एंडोथर्मिक में प्रोफाइल बना के हमेशा देखेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी रिस्टोर हुई, इसीलिए उसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उसके बॉन्ड वीक होते हैं। फोटोसिंथेसिस में इसीलिए ग्लूकोज जब प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करके ग्लूकोज जब बन रहा है, तो ग्लूकोज क्यों लोग आगे स्टार्च में और खाना सारा फूड बनता है प्लांट्स का? बिकॉज उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है जो हमने यूज करनी होती है बाद में, जो लिविंग बींग्स उसको खाती है। तो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर आप जनरल प्रोफाइल भी बनाएं तो वो इस तरह बनेगी कि रिएक्टेंट क्लाइंब अप टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, और डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, एनर्जी ऐसे ऊपर को जाती है। तो ये एरो है, रिएक्टेंट क्लाइंब अप टू प्रोडक्ट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल हाई है, दैट इज वाई दैट इज एंडोथर्मिक। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल हायर है। कहाँ से पता चल रहा है भाई? ये। और अगर यही एक्सो के लिए देखें रेहान, जैन, तो ये ऐसा है, एक्टिवेशन कम, रिलीज ज्यादा है, ये डेल्टा एच है। और आपको ये नजर आ रहा है कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल तो लो है। ये एनर्जी प्रोफाइल है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा सुकून है, इनके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जी जैन, आप बताएं, कुछ आइडिया हुआ कि आपकी बात कुछ और थी? यस सर जी सर। ओके। ठीक है ना? तो प्रोफाइल हमेशा ये शो कर देती है कि प्रोडक्ट ऊपर हैं या नीचे। एक्सो में प्रोडक्ट जो होंगे वो नीचे होंगे और एंडो में प्रोडक्ट ऊपर, इज इट? यस तो जिसके सर। पास ज्यादा एनर्जी होती है वो अनस्टेबल। हाँ। सर बेसिकली जो एंडोथर्मिक होता है उसके अंदर प्रोडक्ट्स हायर एनर्जी पे इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होती है, जो रिएक्शन की होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। सराउंडिंग से। ठीक। जी सर। तो ओके वो सर। उनके अंदर रिस्टोर रहती है, बाद में जो उनको यूज करेगा तो उसके अंदर से वो एनर्जी उनको मिल जाएगी, इज इट? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं इंशाल्लाह फैसला के साथ। ठीक है।